सुरेखा अपनी गरीब माँ पुष्पा और अपने छोटे भाई रतन के साथ रहा करती थी। सुरेखा बहुत छोटी थी जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके पिताजी के देहांत के बाद उसकी माँ पुष्पा ने ही अकेले दोनों भाई बहनों को पाला पोसा था और उनको पढ़ाया लिखाया था। सुरेखा अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आती है, पर वो देखती है कि उसकी माँ घर पर नहीं है, जिसके बाद सुरेखा अपने छोटे भाई रतन से बोलती है। रतन, माँ कहाँ है? आज मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ और माँ घर पर नहीं। दीदी, तुम कैसी बात कर रही हो? भला इस समय माँ कहाँ जा सकती है? माफ करना छोटे, भूल गई थी। अच्छा, तू घर में ही रहना और पढ़ाई करना, मैं भी माँ से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर सुरेखा अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ रोड के साइड पर सुरेखा की माँ पुष्पा नान और दाल मखनी बेच रही होती है। अब सुरेखा आराम से जाती है और अपनी माँ की आंखें बंद कर बोलती है, कौन है? पहचानो कौन? पुष्पा सुरेखा की आवाज सुनते ही सुरेखा को पहचान जाती है और हंसती हुई अपनी बेटी से बोलती है, पहचान लिया, मेरी प्यारी बिटिया सुरेखा, जो कि आज 5 साल बाद अपनी हॉस्टल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके घर आई है। अब सुरेखा अपनी माँ के सामने आती है और दाल मखनी खाते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है जो 5 साल पहले था। आप खाने में क्या डालते हो? आप जानते हो, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, वहाँ हर तरह का खाना बनाना सीखा। अब आपकी बेटी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी शेफ बन जाएगी। पर अब तक मेरे हाथों को वो स्वाद नहीं जो आपके हाथ की दाल मखनी में है। माँ, बेटा, ये एक जादुई दाल मखनी है। इसके बारे में मैं तुझे अभी नहीं बता सकती। तू मेरे साथ घर चलना, फिर मैं तुझे इस जादुई दाल मखनी के बारे में बताऊंगी। क्या माँ, आप भी ना, आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। सुरेखा अपनी माँ पुष्पा से बात कर ही रही होती है कि तभी कुछ ग्राहक आ जाते हैं, जो सुरेखा को देख पुष्पा से बोलते हैं, अरे पुष्पा बहन, ये तुम्हारी ही बेटी है ना, जिसके बारे में तुम बताया करती थी? हाँ भाई साहब, और वैसे आज आपके ऑफिस के लिए कितने एम्प्लॉय के लिए दाल मखनी पैक कर दूं? अरे पुष्पा बहन, आपके हाथों की दाल मखनी तो मेरे ऑफिस के सभी स्टाफ को पसंद है, इसीलिए तो वो अपने घर से सब्जी नहीं लेकर आते। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मुझे कितनी दाल मखनी चाहिए। अब पुष्पा कुछ दाल मखनी पैक करके देती है और वह आदमी दाल मखनी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से शाम हो जाती है और पुष्पा अपना ठेला लेकर अपनी बेटी सुरेखा के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुरेखा अपनी माँ पुष्पा से बोलती है, माँ, आज मैं तुम्हारे पास आई थी, तब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी दाल मखनी कोई साधारण दाल मखनी नहीं बल्कि जादुई दाल मखनी है। मुझे तो लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, परंतु जब मैंने वहाँ आते हुए हर ग्राहक को देखा तो मुझे विश्वास होने लगा कि शायद तुम मजाक नहीं कर रही। माँ, मुझे बताओ ना, तुम्हारी ये दाल मखनी जादुई कैसे हुई? बेटा, जब तू और रतन बहुत छोटे थे ना, तब तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। उस समय मुझे कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी परवरिश कैसे करूं। इसीलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया। और एक दिन जब तू और रतन सो रहे थे, तब रात के अंधेरे में मैं पहाड़ी से कूदने के लिए चली गई। फ्लैशबैक। पुष्पा पहाड़ियों से कूदकर खुदकुशी करने वाली ही होती है कि तभी वहाँ एक साधु आ जाता है और वो पुष्पा को पकड़ लेता है और उससे खुदकुशी करने की वजह पूछता है, जिस पर पुष्पा साधु से बोलती है, गुरुजी, मेरे पास मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं। लेकिन ये समाज मुझे और मेरे बच्चों को जीने नहीं दे रहा। मैंने सोचा कि मैं नान और दाल मखनी बनाकर बेचूं, लेकिन मुझे अपने पति जैसा दाल मखनी बनाना नहीं आता। मैं क्या करूं? बस इसीलिए मैंने मरने का फैसला लिया। मरना जिंदगी का हल नहीं होता बेटी, और तुम तो चली जाओगी, पर क्या तुमने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में सोचा जो अपनी माँ के लिए जी रहे हैं? तुमने कभी सोचा कि तुम जब इस दुनिया से चली जाओगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? साधु की बातें सुनकर पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साधु से बोलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी।
लेकिन गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति के पास एक ठेला था जिस पर वो नान और दाल मखनी बनाकर बेचा करते थे, लेकिन मुझे उनके जितना स्वादिष्ट दाल मखनी बनाना नहीं आता और मेरे सारे ग्राहक मुझसे नाराज होकर चले गए। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं। पुष्पा की दुख भरी कहानी सुनकर साधु पुष्पा को अगले दिन अपनी कुटिया में आने को कहता है। अब अगले दिन पुष्पा साधु की कुटिया में जाती है, जहाँ साधु पुष्पा को एक मंत्र सिखाते हैं। ओम गुरु गुरु गुरुदेवाय नमः। पुत्री, जब तुम इस मंत्र को पढ़कर दाल मखनी बनाओगी तो वो अति स्वादिष्ट बनेगी। अन्नपूर्णा देवी नमः, स्वास्थ्य देवी नमः। और जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगी तो तुम्हारी जादुई दाल मखनी को खाने वाला हर रोगी व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ये कुछ मंत्र हैं जो सिर्फ तुम अपनी दाल मखनी के लिए ही प्रयोग कर सकती हो। इन मंत्रों से जब तुम अपनी दाल मखनी बनाओगी तो तुम्हारी दाल मखनी जादुई दाल मखनी में बदल जाएगी। पुष्पा साधु से वो 2 मंत्र सीख जाती है और घर आकर जब दाल मखनी बनाती है तो उस दाल मखनी पर वो मंत्र पढ़कर फूंकती है। मंत्र फूंकते ही दाल मखनी में से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद पुष्पा दाल मखनी को बेचने के लिए बाहर जाती है। और जब ग्राहक पुष्पा के हाथों की दाल मखनी खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बस बेटा, उस दिन से उस मंत्र की मदद से मैंने जादुई दाल मखनी को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे इतनी अच्छी कमाई होने लगी मेरी कि मैंने तुम दोनों की बहुत अच्छी परवरिश की और तुझे दूर भेज सकी ताकि तू जो बनना चाहती थी वो बन सके। माँ, अगर ऐसा है तो ये मंत्र मुझे भी सिखाओ ताकि मास्टर शेफ का खिताब मैं ही जीत सकूं। सुरेखा के कहने पर पुष्पा उसे वो जादुई मंत्र सिखा देती है, जिसका उपयोग सुरेखा दाल मखनी बनाने में करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुरेखा का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सुरेखा अपने कंपटीशन में दाल मखनी बनाती है और मंत्र के कारण उसकी दाल मखनी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि वहाँ के सभी जज सुरेखा को मास्टर शेफ का खिताब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से सुरेखा मास्टर शेफ का खिताब जीत जाती है। लेकिन तभी अचानक मंच पर आग लग जाती है और उस आग में काफी लोग जल जाते हैं। बहुतों की हालत गंभीर हो जाती है तो कुछ की हालत नॉर्मल होती है। तभी सुरेखा को अपनी माँ का दूसरा मंत्र याद आता है। माँ ने बताया था कि दूसरा मंत्र भी दाल मखनी के लिए ही है। अगर मैं उस मंत्र को पढ़कर दाल मखनी फूकूंगी तो उस मखनी में ऐसी शक्तियाँ प्रवेश होंगी जिससे उस दाल मखनी को खाने वाला हर व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी जादुई दाल मखनी का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं मासूम लोगों की जान बचा सकूं। सुरेखा जल्दी से दाल मखनी बनाती है और उस दाल मखनी में उसी मंत्र को पढ़ती है। अन्नपूर्णा देवी नमः, स्वास्थ्य देवी नमः। अब सुरेखा उस दाल मखनी को बीमार व्यक्तियों के पास ले जाती है और सभी को थोड़ी थोड़ी दाल मखनी खिलाती है। उस दाल मखनी को खाने के 24 घंटे के अंदर अंदर सभी बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगती है। ये देखकर वहाँ के सभी डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और सुरेखा खुद भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सुरेखा को अपनी माँ की कही सभी बातों पर विश्वास हो जाता है और इस तरह से आने वाले समय में सुरेखा और पुष्पा इसी तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। सुमन के बेटे की अभी शादी हुई थी। सुमन अपनी बहू घर में लाकर बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी बहू सर्वगुण संपन्न संस्कारी जो थी। ऐसे ही एक दिन सब साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सुमन और उसका पति विनोद अपनी बहू राधा और बेटे अमर से बोलते हैं, अमन बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं जाते? पर माँ जी, घर में हमारे अलावा आप दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम आप दोनों को अकेला छोड़कर हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? अभी तुम्हारे सास ससुर इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अगर उनके बहू बेटे घर से कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं तो वो अकेले घर में रह ना सके। इसीलिए तुम दोनों हमारी फिक्र मत करो और आराम से हनीमून पर जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम दोनों एक भी बार अकेले कहीं गए नहीं हो। ठीक है माँ, अगर आप और पापा यही चाहते हैं तो
मैं और राधा कुछ दिनों के लिए शिमला हनीमून के लिए चले जाएंगे। अब सुमन और विनोद के कहने पर अगले ही दिन अमर राधा को लेकर शिमला हनीमून के लिए चला जाता है। अब घर पर सुमन और विनोद बिल्कुल अकेले थे। बहुत दिनों बाद वो दोनों इस तरह से अकेले साथ में थे, इसलिए वो दोनों अकेले बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और विनोद सुमन के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, आज कितने सालों बाद इस तरह हम दोनों एक साथ बैठे हैं। पता ही नहीं चला कब हम दोनों माँ बाप से सास ससुर बन गए और अब बहुत जल्द दादा दादी भी बन जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। इस तरह से वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और विनोद अपने हाथों से सुमन को खाना खिलाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा अमर के साथ हनीमून से वापस आ जाती है। लेकिन वो लोग जब हनीमून से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सुमन की तबीयत थोड़ी खराब है। अपनी सास की खराब तबीयत देख राधा सुमन के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है और बार बार उल्टी महसूस हो रही है मुझे, इसी वजह से थोड़ी कमजोरी लग रही है। बाकी मैं ठीक हूँ, तो जाके आराम कर ले, थक गई होगी। लेकिन राधा आराम नहीं करती और अपनी सास की सेवा करने लगती है। लेकिन फिर भी सुमन की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसके बाद विनोद सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उन लोगों को पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं और कुछ देर बाद घर आते हैं। घर आने के बाद भी सुमन की तबीयत काफी खराब रहती है, साथ ही वो काफी टेंशन में भी होती है। अपने माता पिता को टेंशन में देख अमर अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? आप मुझे बताइए क्या परेशानी है। अमर की बातें सुनकर सुमन काफी देर तक सोचती है और हिचकिचाते हुए अपने बेटे अमर से बोलती है, अपनी माँ को माफ करना बेटा। जिस उम्र में मुझे और तेरे पिताजी को नाती पोते खिलाने चाहिए, उस उम्र में हम क्या? माँ, आपको मुझे बताना होगा, आपको मेरी कसम है। अगर आपने मुझे सच सच नहीं बताया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वो बात यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे क्या हुआ, बस इतना पता है कि इस दुनिया में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और तू किसी का भाई बनने वाला है। यह खबर सुनकर अमर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही थी और आपने हमें अब तक क्यों नहीं बताया? ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशखबरी है। लेकिन अमन बेटा, सब क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे? बहू वो क्या सोचेगी? माँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनना तो सौभाग्य की बात है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं राधा से भी बोल दूंगा कि वो आपकी अच्छे से देखभाल करे। देखना, राधा इस सच को स्वीकार कर लेगी। अमर बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ अब दोबारा माँ बनने वाली थी। अब ये बात वो अपनी बीवी राधा को बताता है, लेकिन जब ये बात राधा को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी सास से बोलती है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई माँ जी? अरे कम से कम आप एक बार अपनी उम्र का तो ख्याल रख लेती। अरे इस समय पर मुझे और अमन जी को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था और आप यहाँ प्रेग्नेंट होकर बैठी। कैसा लगेगा जब सब मुझे कहेंगे कि राधा की सास प्रेग्नेंट है? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज को? सोचा है आपने? इस तरह से राधा सुमन को खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है और किचन में काम करने लगती है। तभी राधा का ससुर विनोद किचन में आता है और राधा से बोलता है, बहू, तुम्हारी सास गर्भवती है। अब तुम्हें ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, साथ ही अपनी सास का ख्याल भी रखना होगा। माफ करिएगा ससुर जी, पर ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। गुल आप दोनों ने खिलाए हैं तो इसकी भरपाई भी आप दोनों ही कीजिए। मुझसे किसी की सेवा नहीं हो पाएगी। आखिर आप दोनों ने हमें हनीमून शायद इसीलिए भेजा था ताकि हमारे जाने के बाद अकेले घर में आप दोनों रास लीला रचा सके, परंतु आप दोनों का रचाया हुई रास लीला किसी से छुप नहीं सकी। बहू, चिल्लाइए मत ससुर जी, मुझे भी आता है। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बहू का ये रूप देखकर विनोद दंग रह जाते हैं। तो वहीं अमर बहुत खुश था
इसलिए वो जब भी शाम को घर आता तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राधा जब भी घर से बाहर जाती है तो लोग उसे ताने दिया करते और राधा से ये ताना बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद एक दिन राधा अमर से बोलती है, मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के ताने सुनते हो या नहीं, पर मुझसे अब और ताने बर्दाश्त नहीं होते। आगे भी मौका है, तुम माँ जी से जाकर कहो कि वो इस बच्चे को गिरा दें। राधा की ये बातें सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाकर उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां वो उसे दिखाता है कि कुछ औरतें जिनकी औलादें नहीं हैं, वो औलादों के लिए कितना तड़प रही हैं, और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो इस उम्र में माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाई थी, तो वहीं कुछ औरतें ऐसी भी थी जो साइंटिफिक तरीके से इस उम्र में माँ बन रही थी। ये सब देखकर राधा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और राधा से अमर बोलता है, बच्चे का दुख क्या होता है राधा, ये तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो। पर अगर इसी तरह से तुम और कुछ साल तक माँ नहीं बन पाई तो असली ताना क्या होता है तब तुम्हें समझ आएगा। अभी लोगों का काम है बोलना, इसलिए वो कह रहे हैं, परंतु जब तुम बेऔलाद रह जाओगी तब मोहल्ले वालों की आदत बन जाएगी तुम्हें ताने देने की। फिर तुम्हें इस ताने से भी ज्यादा बुरा लगने लगेगा और फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि एक निर्दोष बच्चे की जान लेना कितना बड़ा पाप है। एक और बात, माँ के माँ बनने से मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अरे मैं तो खुश हूँ कि मैं भाई बनने वाला हूँ। बहुत जल्द इस दुनिया में मेरा छोटा भाई आने वाला है और तुम्हें भी खुश होना चाहिए, परंतु तुम बाकी लोगों में शामिल होकर मेरी माँ को कोस रही हो। अमर की बातें सुनकर और हॉस्पिटल में लोगों को बच्चों के लिए तड़पता हुआ देख राधा की आंखें खुल जाती है और वो घर आकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। जिसके बाद राधा खुशी खुशी अपनी सास की सेवा करती है और लोगों के तानों का मुंह तोड़ जवाब भी देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रिया नाम की एक मासूम लड़की रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर राखी बेचकर घर जाने की तैयारी करने लगती है और अपनी सभी राखियों को एक पोटली में बांधकर एक टैक्सी वाले को रोकती है। टैक्सी! प्रिया को देखकर टैक्सी वाला अपनी टैक्सी रोकता है और प्रिया से बोलता है, बोलिए मैडम, कहाँ जाना है आपको? क्या आप मुझे पास वाले गांव में छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाइए। प्रिया उस टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी में बैठने के बाद प्रिया अपनी राखी को देखने लगती है और टैक्सी वाला जब शीशे में उदास प्रिया को देखता है तो प्रिया से बात करने लगता है और बोलता है, क्या हुआ मैडम, तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो। कुछ नहीं। नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर एक भाई के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा। तुम सुंदर हो और जवान भी, इस तरह से इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर राखी मत बेचा करो। बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हें एक भाई की हैसियत से समझा रहा हूँ, क्योंकि इस रास्ते पर टीटू और गुल्लू नाम के दो गुंडे घूमते हैं। तुम जैसी मासूम लड़की का शिकार करने के लिए आंखें गड़ाए बैठे होते हैं, क्योंकि एक हादसा मेरी बहन के साथ हुआ था जिसमें मैंने अपनी बहन को खो दिया। बस इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। टैक्सी वाले की बात सुनकर प्रिया डरावनी आवाज में धीरे से बोलती है, उन्हीं के लिए तो मैं इस रास्ते पर राखी बेचती हूँ। अब उनके गांव जा रही हूँ ताकि मेरी मुलाकात उनसे हो सके। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे घर पे मैं और मेरी माँ अकेले रहते हैं। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए मुझे इतनी रात तक राखी बेचना पड़ता है। अभी कमाई अच्छी हो रही है और आपने मुझे अपनी बहन कहा, तो इस नाते क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? हाँ बहन, क्यों नहीं। मैं जैसे ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा तुम उतरते ही मुझे राखी बांध देना। और हाँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बस मुझे याद कर लेना। इस तरह से प्रिया टैक्सी वाले से बात करने लगती है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं और गांव जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में अचानक से टैक्सी के टायर पंचर हो जाते हैं। जिसके बाद प्रिया टैक्सी वाले से बोलती है, क्या हुआ भैया, तुमने अचानक से टैक्सी क्यों रोक दी? लगता है टायर पंक्चर हो गया है। तुम गाड़ी के अंदर ही रहना, तब तक मैं किसी मैकेनिक को ढूंढ कर आता हूँ। इतना बोलकर टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। अब प्रिया गाड़ी के अंदर अकेली बैठी होती है। तभी दो गुंडे वहाँ आ जाते हैं
और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और प्रिया के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब अचानक से पीछे वाली सीट का दरवाजा खुलता है और वो दोनों गुंडे गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं और गाड़ी के अंदर बैठी प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया गाड़ी से बाहर निकलती है और हवा में उड़ने लगती है और देखते ही देखते प्रिया एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देख वो दोनों गुंडे चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगते हैं। कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम तुमसे वादा करते हैं आज के बाद हम किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। पर मैं तुम दोनों को उस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर सको। हा 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 हा। पर तुम हो कौन? उन दोनों गुंडों के बार बार पूछने पर प्रिया उन गुंडों को बताती है। मैं गरीब राखी बेचने वाली थी, राखी आने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी राखी बेचकर अच्छी कमाई कर सकूं। मैं अपने हाथों से राखी बनाकर रोड पे जाकर राखी बेचती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं राखी बेच रही थी और राखी बेचते बेचते कब रात हो गई मुझे समय का पता नहीं चला। मैं इसी रोड से राखी बेचकर घर आ रही थी, तभी तुम जैसे दो बदमाश गुंडों ने मेरा रास्ता घेर लिया और मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मुझे एक खाई में नीचे फेंक दिया। बस तभी से मैं हर साल राखी पर राखी बेचने आती हूँ और अपने गुनहगारों को ढूंढ रही हूँ, परंतु मुझे वो दोनों मिल नहीं रहे। और तुम दोनों अपनी बदकिस्मती देखो, आज फिर तुम दोनों ने वही गुनाह करना चाहा जो आज से कुछ साल पहले मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए अब तुम दोनों का तो मरना तय है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों गुंडे का सर काट देती है और उन दोनों की लाश को एक खाई से नीचे फेंक देती है और खुद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद टैक्सी वाला भी वहाँ आ जाता है और पंचर बनाकर प्रिया को उसके गांव छोड़ देता है। प्रिया गाड़ी से उतरकर गांव के अंदर जाने ही लगती है कि तभी टैक्सी वाला प्रिया से बोलता है। बहन कल राखी है और मेरी कोई बहन नहीं है। तुमने मुझे बोला था कि गांव पहुंचकर तुम मुझे राखी बांधोगी। तुम मुझे राखी बांध दो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रिया अपने पोटली से एक राखी निकालती है और उस टैक्सी वाले को बांध देती है, जिसके बाद टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह प्रिया गांव-गांव जाकर अपनी राखी बेचने लगती है। साथ ही वो अपने गुनहगारों को भी ढूंढती है। सभी लोग राखी के इस अवसर को बड़े ही धूमधाम से बना रहे होते हैं। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध रही होती है, तो वहीं प्रिया राखी बेच रही होती है। तभी उसकी नजर टीटू और गुल्लू नाम के दो गुंडों पर पड़ती है, जो प्रिया को घूर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाई जरा इस राखी बेचने वाली लड़की को तो देख, जैसी इसकी सुंदर सुंदर राखियां हैं वैसे ही सुंदर ये खुद भी है। भाई ये तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं क्या सोच रहा था कि अभी दिन हो रहा है, क्या पता इसका भी कोई मुंह बोला भाई आ जाए और हमें सलाखों के पीछे कर दे। इससे तो अच्छा यही होगा ना कि हम रात होने का इंतजार करें। जब ये राखी बेचने वाली लड़की अपनी राखी बेचकर घर जाने लगेगी, तब इसे हम अपनी बहन न बनाकर अपनी जोरू बना लेंगे। इतना बोलकर टीटू और गुल्लू प्रिया के पास से सीटी बजाते हुए निकल जाते हैं। इन दोनों को देखकर प्रिया का खून खौल उठता है और वो खुद से बोलती है, मुझे भी बस तुम दोनों का ही इंतजार है गुल्लू और टीटू। अब बस जल्दी से रात हो और तुम दोनों मेरे पास आओ और फिर मैं तुम दोनों से लूंगी अपनी मौत का बदला। चुड़ैल मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही होती है और गुल्लू और टीटू उस राखी बेचने वाली चुड़ैल पर नजर रखते हैं। अब रात हो जाती है और प्रिया अपनी राखी को समेटकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी गुल्लू और टीटू उसके सामने आ जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिसके बाद प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है
और हवा में उड़ने लगती है। उसको हवा में उड़ता देख वो लोग डर जाते हैं, जिसके बाद प्रिया अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और अपने हाथों को लंबा करके उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और उन दोनों से बोलती है, यहाँ तुम दोनों मेरा शिकार करने नहीं, बल्कि मैं तुम दोनों का शिकार करने आई हूँ। गुल्लू और टीटू, मैं प्रिया हूँ, वही राखी बेचने वाली लड़की जिसके साथ तुमने राखी वाले दिन बदतमीजी की थी और फिर मुझे खाई से गिरा दिया था। बस तभी से मैं राखी पर आती हूँ, राखी बेचने के बहाने तुम दोनों को ढूंढ रही थी। आज तुम दोनों मिल चुके हो। आज तुम दोनों को मार कर मैं तुम दोनों से अपनी मौत का बदला लूंगी। हा हा हा। गुल्लू और टीटू उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल को देखते हैं। और वो देखते हैं कि किस तरह से राखी बेचने वाली चुड़ैल उन दोनों बदमाश गुंडों को एक खौफनाक मौत की सजा दे रही है और खुद हमेशा के लिए फिर वहां से चली जाती है, जिसके बाद चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और गांव वालों को टीटू और गुल्लू जैसे गुंडों से छुटकारा मिल जाता है।